हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मेघालय फूड सेफ्टी ऑफिसर 2024 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम पर्टिकुलरली इस एग्जाम की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था वो रिलीज किया गया था 2023 में। 2023 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और इसका जो एग्जाम हुआ फाइनली ये हुआ आपका 8 ऑफ द जून 2024 को, यानी अभी अभी इसका एग्जाम हुआ है। और इस एग्जाम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें आपके दो सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन की अगर हम बात करें जिसको हम पार्ट ए कहते हैं, दूसरे सेक्शन को अगर हम बात करें तो उसको हम पार्ट बी कहते हैं। दोनों से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें पूछी जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर आपको दो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला है आपका जनरल इंग्लिश और दूसरा है जनरल नॉलेज। और ये दोनों सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछे जा रहे हैं ये टोटल 50 क्वेश्चंस कंटेन करते हैं। 50 क्वेश्चंस कंटेन करते हैं और अगर हम पर्टिकुलरली मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 2 मार्क्स ईच होते हैं। इस वजह से यहां से आपका आता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। और अगर हम बात करें पार्ट बी की तो पार्ट बी में आपसे पूछा जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन। इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, और यहां से बनता है आपका 200 मार्क्स। ठीक है। तो प्रॉपर अगर हम यहां पर बात करें इस टोटल क्वेश्चन पेपर की तो यहां पर आपसे टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि कैसे दो सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम पार्ट बी को। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो यही आपका टेक्निकल पोर्शन है, यही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन होता है। तो यहां में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चंस है, टोटल 100 क्वेश्चंस, उनको हम वन बाय वन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन डिस्कशन को। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्म कर दें कि FSSAI फाउंडेशन कोर्स यहां पर सो एजुकेशन की तरफ से रन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स के कुछ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। कोर्स कंटेंट में अगर हम बात करें तो आपको टेक्निकल पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, CBT 1 प्लस CBT 2 का। इसके साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब आपका जो GS का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, इसके साथ साथ जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और ई बुक्स और टेस्ट सीरीज और PYQs आपको पर्टिकुलरली अच्छे से मिल जाएंगे। फर्दर कॉन्टैक्ट अगर आपको चाहिए, इसके बारे में फर्दर डिटेल्स कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी की इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका पार्ट ए होता है, तो 51 से यहां पर टेक्निकल पार्ट की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है आपसे कि रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ। रियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, किस चीज का साइंस होता है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ऑप्शन बी कह रहा है एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रेज। ऑप्शन सी कह रहा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ऑप्शन डी कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो यहां पर आप रियोलॉजी को स्टडी करते हो डो के केस में। ठीक है। तो डो रियोलॉजी जब आप स्टडी करते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये। ठीक है। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी सीरियल्स पोटैटो एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ। किस चीज के अच्छे सोर्सेज होते हैं आपके सीरियल्स, पोटैटो एज वेल एज पास्ता। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है आपसे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स, पोटैटो और पास्ता स्टार्च के बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं और ये स्टार्च मेजर कंपोनेंट होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कर्क्यूमिन कंटेंट इन टर्मरिक इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। देखो टर्मरिक में कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि उसके डिस्टिंक्ट फ्लेवर, इसके साथ साथ उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि अगर आपको कर्क्यूमिन कंटेंट डिटरमाइन करना है कि कितना पोर्शन प्रेजेंट है कर्क्यूमिन का उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में या टर्मरिक में, तो आप इसे कैसे मेजर कर सकते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। ऑप्शन ए इज HPLC ओनली, ऑप्शन बी इज UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओनली, ऑप्शन सी इज HPLC एंड UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HPLC एंड UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर।
आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिहाइड्रेशन सिस्टम। डिहाइड्रेशन सिस्टम में इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि नहीं इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रीज ड्राइंग, ऑप्शन बी है वैक्यूम ड्रम ड्राइंग, ऑप्शन सी इज सस्पेंडेड ड्राइंग एंड ऑप्शन डी इज गामा रेज। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज गामा रेज। गामा रेज का इस्तेमाल जब भी किया जाता है इरेडिएशन जैसी प्रोसेस में, तो वहां पर स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए किया जाता है। यहां पर जब भी आप गामा रेस को इस्तेमाल में लेते हो तो कहीं भी आप ड्राइंग जैसी एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म करते हो। बाकी के जो भी आप ऑप्शंस हैं, फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्रम ड्राइंग और सस्पेंडेड ड्राइंग, ये सब ड्राइंग के एक टेक्निक्स हैं, लेकिन गामा रेस का इस्तेमाल आप ड्राइंग में नहीं करते हो। इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? ऑप्शन ए इज विटामिन, ऑप्शन बी इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इज फैट एंड ऑप्शन डी इज प्रोटीन्स। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैट्स। यहां पर आपसे बोल रहा है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम बात करें तो फैट के पास होती है, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं वो 4 किलो कैलोरी के आसपास आपको कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो इनमें बिल्कुल भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन दी एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंगली? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी कह रहा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर आपसे बात कर रहा है डेंसिटी की। डेंसिटी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या आप मास अपॉन वॉल्यूम कह सकते हो, ठीक है। अब देखो मास की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से, ठीक है। इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दी वाटर एक्टिविटी इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ रेंज। वाटर एक्टिविटी की जो मेजरमेंट होती है वो किस स्केल पर होती है? कितने से कितने तक उसमें स्केल में वैल्यूज होती हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए कह रहा है 0 to 100, ऑप्शन बी कह रहा है 0 to 14, ऑप्शन सी कह रहा है 0 to 1, ऑप्शन डी कह रहा है 32 to 540। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 to 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वाटर एक्टिविटी की प्योर वाटर की वो होती है 1, और मिनिमम वैल्यू यहां पर होती है 0, ठीक है। तो यहां पर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शंस आपसे कह रहा है ऑप्शन ए इज फ्लूइड, ऑप्शन बी इज लिक्विड, ऑप्शन सी इज गैस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखो विस्कोसिटी जब भी आप पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन को, तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ होता है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। फ्लूइड का रेजिस्टेंट फ्लो करने के लिए, ठीक है, जितना भी वो रेजिस्टेंट आप देता है उसमें, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो फ्लूइड में तो दोनों आ जाएगा, फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाता है, फ्लूइड में गैस भी आ जाता है। इस वजह से यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में दोनों आ जाएगा, गैस भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, इस वजह से यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट विद टाइम इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट विद टाइम कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कांस्टेंट, ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी इज डिक्रीजिंग एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पर रेट विद टाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है कि फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एक्सट्रूजन यूजुअली हैव। एक्सट्रूडर का इस्तेमाल करके या एक्सट्रूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो भी हम फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसी उनकी प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शन ए यहां पे कह रहा है हाई फैट कंटेंट, ऑप्शन बी कह रहा है लो स्टार्च कंटेंट, ऑप्शन सी कह रहा है हाई स्टार्च कंटेंट और ऑप्शन डी कह रहा है हाई फैट एंड प्रोटीन कंटेंट। अब देखो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से बनने वाले फूड प्रोडक्ट को तो थोड़ा सा पहले आप रिमाइंड करो, कौन कौन से फूड होते हैं। देखो यहां पर आपका होता है पास्ता, ठीक है। पास्ता के साथ साथ यहां पर आप बनाते हो मैक्रोनी वगैरह, ठीक है, मैक्रोनी आप बनाते हो। तो ये सब प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो ये कैसे होते हैं? एक्सट्रूडेड फूड प्रोडक्ट होते हैं। तो इनको बनाने के लिए जिस भी आप मटेरियल का इस्तेमाल करोगे उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? उसमें हाई स्टार्च कंटेंट होना चाहिए। देखो यहां पर आपने पास्ता या मैक्रोनी बनाने के लिए क्या लिया? आपने लिया है रिफाइंड व्हीट फ्लावर को, और रिफाइंड व्हीट फ्लावर इज अ गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो जितने भी अच्छे स्टार्च वाले फूड हैं उनको आप यूज करते हो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी में। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि फूड एडिटिव आर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग फॉर। फूड एडिटिव का आप क्यों यूज करते हो फूड प्रोसेसिंग में? ऑप्शन ए कह रहा है कि इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ, आप शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए करते हो। ऑप्शन बी इज फ्लेवर एंड स्मेल के लिए। ऑप्शन सी इज टेक्सचर एंड प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर फूड एडिटिव का इस्तेमाल आप सारी चीजों के लिए करते हो, इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नेम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बियर इज। बियर प्रोड्यूस करने के लिए एक यूजफुल बैक्टीरिया का आपको यहां पर नाम बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एसेटोबैक्टर सेरेवेसी। ऑप्शन बी कह रहा है ई कोलाई। ऑप्शन सी कह रहा है बैसिलस प्यूमिलस। ऑप्शन डी कह रहा है एस्परजिलस ओराइजी। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर होगा एसेटोबैक्टर सेरेवेसी। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ बियर में। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नायासिन इज। नायासिन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन एट हाई टेम्परेचर। ऑप्शन बी कह रहा है यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी कह रहा है यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन। ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन बी3। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन बी3। देखो दो वर्ड्स होते हैं, हमने बताया था आपको कि दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है आपका नायासिन और एक वर्ड होता है आपका नाइसिन। नाइसिन जो होता है ये एक टाइप का प्रिजर्वेटिव होता है एज वेल एज एक टाइप का एंटीबायोटिक भी होता है, और इसको हम फूड में यूज कर सकते हैं इसकी एक परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंगली। तो नाइसिन का यूज हम करते हैं फूड के प्रिजर्वेशन में, और तीन ऑप्शन यहां पर फूड के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नायासिन यहां पर लिखा हुआ है, और नायासिन केमिकल नेम होता है विटामिन बी3 का, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड इज। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन ए इज ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन बी इज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हम नेचुरली ऐड करते हैं जब भी किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। जैसे कि पिकल के केस में अगर हम बात करें तो ऑयल, इसके साथ साथ स्पाइसेस, आपका जो नमक होता है दैट इज कॉमन सॉल्ट, ये सब जो भी होते हैं, एज वेल एज जो विनेगर आप ऐड करते हो वो भी क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में आता है। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में जनरली आपके जो भी केमिकल्स होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए यहां पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? ठीक है, ऑप्शन यहां पर बोल रहा है कि पास्चराइजेशन इज अ रिलेटिवली माइल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू इनएक्टिवेट एंजाइम एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स। तो देखो यहां पर ऑप्शन ए जो बोल रहा है ये कह रहा है कि पास्चराइजेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप माइल्ड हीट ट्रीटमेंट देते हो जिससे कि वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो किल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑल पास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स शैल बी कूल्ड इमीडिएटली टू टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और लेस टू प्रिवेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्वाइविंग बैक्टीरिया। इसमें कह रहा है कि जैसे ही आप पास्चराइजेशन प्रोसेस कर लेते हो उसके तुरंत बाद आपको 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर फूड प्रोडक्ट को लाना चाहिए जिससे कि जो भी सर्वाइविंग बैक्टीरिया हैं बचे हुए हैं वो मल्टीप्लाई ना कर पाए। ऑप्शन सी कह रहा है कि पास्चराइज्ड मिल्क शुड शो नेगेटिव फॉस्फेटेज टेस्ट। फॉस्फेटेज टेस्ट को यहां पर नेगेटिव शो करे, यहां पर आपका जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो, ये बोल रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर हमसे बोला था कि नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट, तो ये जितने भी स्टेटमेंट यहां पर आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर करेक्ट बोलता सिर्फ और सिर्फ करेक्ट तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव सही होता, लेकिन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आंसर की आती है इनकी ऑफिशियल आंसर की, उसमें कोई भी आंसर ये लोग टिक मार्क करते हैं तो आप इस पर क्लेम कर सकते हो, यहां पर आपको बोनस मिलने के फुल चांसेस हैं। क्लियर? तो जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सब सही हैं पास्चराइजेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट यहां कोई भी नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द रिलेटिव मासेस ऑफ टू मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ नोन कंपोजिशन इज द। देखो यहां पे आपसे बेसिकली कह रहा है कि दो मटेरियल्स को आप लेते हो और उसको मिक्स करते हो, तो इसके लिए कौन से मेथड को आप इंप्लाई करते हो। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है रेड स्क्वायर, ऑप्शन बी कह रहा है ब्लू स्क्वायर, ऑप्शन सी इज पियर्सन स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज रेडिसन स्क्वायर।
तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पियर्सन स्क्वायर। पियर्सन स्क्वायर को आप लोगों ने डेयरी में जरूर पढ़ा होगा, जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन जैसी प्रोसेस करते हैं मिल्क में। तो मिल्क में जब भी आप स्टैंडर्डाइजेशन जैसी प्रोसेस करते हो, जहां पर आप मिक्सचर को बनाते हो और आपको कैलकुलेट करना होता है अलग अलग मासेस को जो भी आप मिक्स करना चाहते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सन स्क्वायर मेथड। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी फूड आइटम की, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? ऑप्शन ए कह रहा है यहां पर द नेचर ऑफ द फूड, एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर, द अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द सेल। ठीक है। अगला यहां पे ऑप्शन कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट। अगला यहां पे ऑप्शन कह रहा है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, और लास्ट ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड होता है, ये इन सारे के सारे प्रोसेसेस से इंफ्लुएंस होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है? ठीक है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जीएमपी, ऑप्शन बी कह रहा है हैसेप, ऑप्शन सी कह रहा है टीक्यूएम और ऑप्शन डी कह रहा है एफपीओ। देखो ऑप्शन ए है जीएमपी, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो ये यहां पर होता है अच्छा अप्रोच, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है हैसेप, दैट इज हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच माना जाता है, ये भी यहां पर राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज टीक्यूएम, ये भी यहां पर अच्छा अप्रोच है। लेकिन ऑप्शन डी है आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो देखो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एक टाइप का ऑर्डर था जो कि फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए था, 1955 में इसे रिलीज किया गया था। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एफपीओ। ये किसी भी टाइप का प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है। अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो शुरुआत के तीन जो आपके ऑप्शन है ये अच्छे अप्रोचेस माने जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फर्मेंटेड बैम्बू शूट। फर्मेंटेड बैम्बू शूट के लिए कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? ऑप्शन ए कह रहा है लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी कह रहा है वेरी हाई इन पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी फाइबर, ऑप्शन सी है रिच इन विटामिन अमीनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी है कंटेन्स हाई ट्रांस फैट। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंटेन्स हाई ट्रांस फैट। बिल्कुल भी ट्रांस फैट कंटेन नहीं करता है बैम्बू का शूट, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी फैट होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फैट उसमें पाया जाता है। बाकी जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताई गई हैं सब सही प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर फॉल्स प्रॉपर्टी पूछा था, तो कंटेन्स हाई ट्रांस फैट यहाँ पर एक फॉल्स प्रॉपर्टी हो जाएगी बैम्बू शूट की। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टेट्रा पैक यूजेस। टेट्रा पैक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है या कौन सा मेथड यूज करता है? ऑप्शन ए कह रहा है एसेप्टिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी कह रहा है सन ड्राइंग, ऑप्शन सी कह रहा है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो टेट्रा पैक यहां पर यूज करता है एसेप्टिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एसेप्टिक मेथड्स के द्वारा बेसिकली स्टेरलाइज्ड फूड मटेरियल को यहां पर टेट्रा पैक में भरने का काम करते हैं। और टेट्रा पैक जो आता है मार्केट में, वो जो भी प्रोडक्ट को कंटेन करता है वो प्रोडक्ट यहां पर एसेप्टिकली पैक होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 3 रोल्स ऑफ अ मैनेजर आर। मैनेजर के 3 रोल्स आपको बताने हैं यहां पर। ऑप्शन ए कह रहा है लीडरशिप, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, 3 यहां पर क्वालिटीज बताई गई हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि मिसबिहेवियर, मिसलीडिंग और हाइडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि गुड पॉलिटिकल रिलेशन होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर 3 रोल अगर हम बात करें मैनेजर के, तो इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर इनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, इंफॉर्मेशनल होने चाहिए ये, और डिसीजन मेकिंग होने चाहिए। देखो सी में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो सी में एक चीज लिखी हुई है गुड पॉलिटिकल रिलेशन। एक अच्छे मैनेजर का होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस को ले, क्योंकि यहां पर आपको मैनेज करना है इंडस्ट्री को, पॉलिटिकल रिलेशनशिप को लेकर के आपको पॉलिटी को मैनेज नहीं करना है, इसलिए यहां पर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन। फूड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए कह रहा है आपसे फूड क्वालिटी कंट्रोल विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोडक्ट इवेल्युएशन, ऑप्शन सी इज फूड लॉज, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव।
तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है वो इन सारी चीजों पर बेस्ड होता है। अच्छी R&D होनी चाहिए प्रोडक्ट की, अच्छा सा इवेल्युएशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, फूड लॉज को यहाँ पर फॉलो करते हुए चलना है आपको, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यानी निफ्टेम इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ये जो आपका निफ्टेम है ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, मतलब कौन सी यहाँ पर मिनिस्ट्री है जो कि इसको गवर्न करती है और किस मिनिस्ट्री ने इसकी नींव रखी या शुरुआत करी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो बोल रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। ऑप्शन डी कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही यहां पर न्यू रखती है निफ्टेम की। और अभी अभी यहां पर आपको न्यूज पता ही चला होगा कि बहुत सारे निफ्टेम खुलने वाले हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के पास अपना खुद का एक निफ्टेम होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रैक्टिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रिस्क। ऑप्शन सी कह रहा है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन डी कह रहा है सैलरी और वेजेस। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलरी और वेजेस। सैलरी या वेजेस की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छे बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं करता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये सारे के सारे कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाइन इज अ, वाइन क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्राइड प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ड्राई प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होता है एक टाइप का फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और वाइन जनरली प्रिपेयर किया जाता है ग्रेप्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर फ्रूट्स से। क्लियर, उनमें फर्मेंटेशन कराया जाता है और उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, और अल्कोहल यहां पर नियर अबाउट 7 to 8% होती है। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी मींस, फूड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एंजाइमेटिक, मेटाबॉलिक एंड सिस्टम्स बेस्ड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फूड एंड फूड रिलेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ऑप्शन बी कह रहा है फूड रिलेटेड बिजनेस। ऑप्शन सी कह रहा है ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली ए। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड सिम्बायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और सिम्बायोटिक क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज बाइंडिंग एजेंट्स। ऑप्शन सी इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स? न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा यहां पर कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो जैसे कि आपको पता है प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और सिम्बायोटिक्स हमारे अच्छे गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच इज बायोटेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। ऑप्शन ए इज बिफोर 6000 BC लीवनिंग ऑफ ब्रेड, अल्कोहलिक बीवरेजेस एंड विनेगर फ्रॉम फर्मेंटेड जूस। ठीक है, कह रहा है कि 6000 BC से पहले भी हम यहाँ पर लीवनिंग ऑफ ब्रेड, अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाना और विनेगर बनाना जानते थे फर्मेंटेड जूस वगैरह से। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इथेनॉल, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, बेकर ईस्ट, ये सारी की सारी चीजें बनी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 2004 के आसपास जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और क्रॉप्स बने, मार्केट में आए। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल आर ट्रू। तो देखो यहां पर जितने भी स्टेटमेंट हैं सब के सब सही हैं, और ये सब के सब एक बायोटेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन यहां पर है, क्योंकि इन चीजों की वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी यहां पर इनोवेशंस हुए। क्लियर, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द फॉल्स वंस, इनमें से क्या गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस किए गए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो यूज में लाए जा रहे हैं फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनराइज्ड नॉट जस्ट द क्वालिटी बट आल्सो द क्वांटिटी ऑफ द फूड सप्लाई, अलाउइंग फॉर
एनहेंसमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एवरीडे डाइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी एनहेंसेज आवर इकोनॉमी, ये भी सही है। डी कह रहा है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी रिटार्ड आवर इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो भैया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फूड बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भी रिटार्ड नहीं हुई है, इकोनॉमी बल्कि यहाँ पर क्या हुई है, एनहेंस हुई है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए कह रहा है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज टार्टरिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज लैक्टिक एसिड। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ फूड इंडस्ट्री वुड नॉट बी सुटेबल फॉर मेघालय। मेघालय के लिए इनमें से कौन सी ऐसी फूड इंडस्ट्री है जो कि सुटेबल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है डेयरी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कह रहा है वाइन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी कह रहा है नाटो इंडस्ट्री और ऑप्शन डी कह रहा है पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाटो इंडस्ट्री। नाटो एक टाइप का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि सोयाबीन से बनता है और ये जनरली कंज्यूम किया जाता है जापानीज एरिया में, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री ये सब की सब सुटेबल है मेघालय के लिए, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क भी प्रोड्यूस होता है, इसके साथ साथ पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। वाइन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर ग्रेप वाइन तो नहीं प्रोड्यूस होती ज्यादा, लेकिन बाकी की जो फ्रूट बेस्ड वाइन होती है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज नाटो इंडस्ट्री। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिक इवेल्युएशन करना है अपने फूड प्लांट की। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए है पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है फिजिबिलिटी स्टडी, ऑप्शन सी कह रहा है कंपेरेबल फैसिलिटीज, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में ही आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हो, अपने लॉसेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। जो भी आपने डेटाज रखे हैं जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड या जितने भी आपके बेनिफिट्स जीएसटी से रिलेटेड, ये सब के सब आप यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी में पढ़ते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक एवेल्युएशन आप फूड प्लांट आप अच्छे से कर सको तो इसके लिए आपको फिजिबिलिटी स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड मैक्सिमम इन विच सेक्टर। कौन से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग ज्यादा कंसंट्रेटेड है ऑल ओवर द इंडिया। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ऑप्शन बी इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन सी इज स्मॉल स्केल सेक्टर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज की डेट में भी इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। देखो खास करके अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोसेसिंग की, यानी जब भी फार्म से कोई भी फूड प्रोडक्ट आता है और सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैविली आज भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में, ठीक है। ऐसे सैंपल में जहां पर डेंसिटी दी हुई है 1.41 ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मिल गई यहां पर डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। मास परसेंटेज दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का 69%, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले बताया है कि आपका जो यहां पर मास परसेंटेज है नाइट्रिक एसिड का वो 69% है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूशन एक बात देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारा मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम होगा, ठीक है। उसमें से मास ऑफ HNO3 आपको ऑलरेडी दे रखा है 69 ग्राम होगा। क्लियर, अब देखो यहां से हम याद निकालेंगे मोल्स ऑफ HNO3। मोल्स ऑफ HNO3 निकालने के लिए हमें यहां पर जो फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपको दिया हुआ है 69, मोलर मास इसका होता है 63। क्लियर, तो 69/63 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू आती है आपकी 1.095। ये क्या आया अभी आपका, ये आया है मोल्स, ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू आई है। आगे आप बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप यहां पर रखोगे मास अपॉन डेंसिटी, इसमें आप रखोगे इसको तो आएगा 100/1.41। 1.41 आपको ऑलरेडी पीछे वैल्यू दिया हुआ था डेंसिटी का। इससे जो यहां पर आपके सामने आंसर आएगा वो आएगा 70.9 ml। लेकिन आप ये सोचो कि हम यहां पर मोल और वॉल्यूम निकाल क्यों रहे हैं आखिर।
क्योंकि हमें कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें मोल की भी जरूरत पड़ती है, हमें वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन V इंटू 1000। N क्या है, मोल है, V क्या है, वॉल्यूम है, इंटू 1000। तुरंत हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर मोल आएगा आपका 1.095 अपॉन वॉल्यूम आएगा 70.9। इस वजह से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 15.44। क्लियर? तो ये है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.44। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, नेचुरल विनेगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय। अगर आपको नेचुरल विनेगर प्रोड्यूस करना है किससे, एल्कोहल से, तो आप किस चीज की मदद से करोगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि ईस्ट की मदद से, बी है मोल्ड की मदद से, सी है बैक्टीरिया, एंड डी इज ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो देखो आपको प्रोड्यूस करना है विनेगर। विनेगर को प्रोड्यूस करने के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि एसेटोबैक्टर एसिटिका आप यूज करते हो, जो कि एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बैक्टीरिया विल बी द राइट आंसर। अगर यही अल्कोहल प्रोड्यूस करना होता है तो हम ईस्ट की मदद से करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यू बाय अ पैकेट ऑफ होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। आपने एक होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क का पैकेट खरीदा मार्केट से। होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो किस चीज की प्रोसेस होती है, ये बेसिकली आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ऑप्शन बी है मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, ऑप्शन सी इज एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज मिक्सिंग। बेसिकली होमोजेनाइजेशन में आप करते क्या हो, होमोजेनाइजेशन में जो जनरली अगर हम मिल्क के रिस्पेक्ट में बात करें तो मिल्क में फैट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक छोटा करने का काम करते हो। ठीक है, तो यहां पर नियर अबाउट 2 माइक्रोन तक आप उसको छोटा करते हो, उसके बाद आप मिक्स कर देते हो थ्रू आउट द मिल्क। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज मिक्सिंग विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है उसमें वो कह रहा है कि द रेसिजुअल एक्सट्रैक्ट फॉर एल्कोहलिक बेवरेजेस 50 बाई एफएसएसएआई स्टैंडर्ड। जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं उसमें जो रेसिजुअल एक्सट्रैक्ट की लिमिट रखी गई है एफएसएसएआई के द्वारा वो है 50। ठीक है, The analysis report of your sample is found as 112। लेकिन आपने जो भी सैंपल लिया था जिसको एनालाइज किया, जो कि एक टाइप की अल्कोहलिक बीवरेज थी, उसमें आपने देखा कि ये रेसिजुअल जो एक्सट्रैक्ट की वैल्यू आ रही है वो है 112। ये किस वजह से इतनी ज्यादा आ रही है? ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फिल्ट्रेशन डिफेक्ट, ऑप्शन बी कह रहा है डिस्टिलेशन डिफेक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है एवापोरेशन डिफेक्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो ये जो आपके रेसिजुअल एक्सट्रैक्ट होते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं इनको रिमूव करने का काम करता है फिल्टर। माइक्रोन वाले फिल्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग माइक्रोन के फिल्टर्स लगते हैं आपके जो डिस्टिलरी होती है उसमें। इस वजह से यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फिल्ट्रेशन डिफेक्ट। फिल्टर में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया था, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहां पर आपका जो रेसिजुअल वैल्यू है वो ज्यादा आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दी मलाड ब्राउनिंग रिएक्शन अकर्स बिटवीन। जो मलाड ब्राउनिंग रिएक्शन होती है वो किसके किसके बीच में होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शुगर और प्रोटीन के बीच में होती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि फैट एंड शुगर के बीच में होती है, ऑप्शन सी कह रहा है फैट एंड प्रोटीन के बीच में, ऑप्शन डी कह रहा है शुगर एंड वाटर के बीच में। तो देखो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुगर एंड प्रोटीन। रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखने को मिलती है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस कीपिंग फूड क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट बिटवीन। तो यहां पर कितने वैल्यू तक आप रखते हो अपने रेफ्रिजरेटर को जब आप उस प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन बोलते हो, मतलब बेसिकली टेम्परेचर का क्या रेंज होता है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कह रहा है -18 से -35 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है 212 केल्विन से 270 केल्विन, और डी कह रहा है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होती है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉजेस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड आर। फूड को स्पॉइल होने के क्या कॉजेस हो सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि बैक्टीरिया, मोल्ड और ईस्ट होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोबियल स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट। इसके साथ साथ मॉइस्चर, लाइट और टेम्परेचर की वजह से अलग अलग टाइप की स्पॉइलेज देखने को मिलती है, जैसे रेंसिडिटी वगैरह। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी रेंसिडिटी जैसी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक टाइप का केमिकल स्पॉइलेज कॉज करती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में एक आपको स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज अ सेगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट ट्रांसफॉर्म्स एनिमल, प्लांट एंड मैरीन मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट और फिनिश्ड वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट दैट आर सेफर टू ईट। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट इज, बेसिकली यहां पर फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन को ये समझाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है, या पार्शियली सही है या पार्शियली गलत है। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, प्रोसेसिंग यहां पर कहते हैं जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म करते हो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट या मैरीन मटेरियल को, और जिस चीज में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वो चीज इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है रेडी टू ईट प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अभी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होनी बाकी है, ठीक है। तो इसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इस वजह से यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, इनमें से कौन से सेंटेंस ट्रू हैं। ऑप्शन से पहले यहां पर पहले स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं, सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अगला सेंटेंस यहां पर कह रहा है आयरन एक्ट्स एज प्रो ऑक्सीडेंट इन वेजिटेबल ऑयल। अगला सेंटेंस कह रहा है बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ई। अगला स्टेटमेंट कह रहा है सैकरिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब देखो हमसे क्या बोला था कि ट्रू कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, इसको देखना है आपको, ठीक है। देखो पहले स्टेटमेंट को बात करें अगर हम, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सुक्रोज जो होता है वो एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है आयरन एक्ट एज प्रो ऑक्सीडेंट इन वेजिटेबल ऑयल, बिल्कुल सही है। प्रो ऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराने का काम करते हैं। तो अगर आयरन प्रेजेंट है किसी भी टाइप के ऑयल में, खास करके वेजिटेबल ऑयल में, तो ये ऑक्सीडेशन को प्रमोट करने का काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट वहां पर वर्क करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है विटामिन ई का, ई का नहीं होता है भैया, ए का होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि सैकरिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, बिल्कुल सही है। सैकरिन एक टाइप का आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसको डिफरेंट काइंड ऑफ, खास करके पान मसालाज वगैरह में यूज में लाया जाता है। इस वजह से यहां पर दो स्टेटमेंट हमको सही मिल गए, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 एंड 4 आर ट्रू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के लिए क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि माइक्रोवेव इज अ रेडियो वेव। ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 1 mm टू अराउंड 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी कह रहा है इट इज यूज्ड इन फूड कुकिंग। अब देखो यहां पर बात हो रही है माइक्रोवेव की, तो ये तीनों स्टेटमेंट बी, सी और डी, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे बोल रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बता दो, तो ऑप्शन ए जो है आपका माइक्रोवेव इज अ रेडियो वेव, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बीच की वेव होती है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ना ये रेडियो वेव में आएगी ना ये इंफ्रारेड में आएगी, ठीक है। उन दोनों के बीच में आएगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव इज अ रेडियो वेव, यही इसका गलत स्टेटमेंट है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नेम ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ आवर इंडिया इज। जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के, वो कौन है, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो आया था 8th ऑफ द जून को, ठीक है। 8th ऑफ द जून को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया और 10th ऑफ द जून को नई कैबिनेट हमारी बन गई थी, ठीक है। तो जब ये एग्जाम हुआ था तो नई वाली कैबिनेट नहीं बनी थी, तो पुरानी वाली कैबिनेट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, ये चीज ध्यान देनी है। तो यहां पर ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है श्री किरण रिजिजू, बी आपसे बोल रहा है श्रीमती अनीता प्रवीण, सी आपसे कह रहा है सुश्री शोभा करन करंजली, और डी आपसे कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्री किरण रिजिजू विल बी द राइट आंसर। देखो 10th ऑफ द जून को नई कैबिनेट यहां पर बनती है और नई कैबिनेट के अकॉर्डिंगली जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं वो बनते हैं चिराग पासवान, ठीक है। तो अभी अभी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो ये हैं आपके चिराग पासवान, ठीक है। लेकिन इनसे पहले कौन थे, 8th ऑफ द जून को कौन था, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज किरण रिजिजू।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फूड दैट हैव हाई ट्रांस फैट्स आर, इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कि हाई ट्रांस फैट होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मार्जरीन वनस्पति, ऑप्शन बी कह रहा है फ्राइड फूड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट सच एज केक्स बिस्किट एंड पाइज, ऑप्शन सी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव। तो देखो यहाँ पर बात कर रहा है हाई ट्रांस फैट्स की, तो ट्रांस फैट्स यहाँ पर आपके होते हैं मार्जरीन में भी, वनस्पति में भी, फ्राइड फूड्स वगैरह में तो होते ही हैं, बेकरी वगैरह में, बिस्किट पाइज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज द ऑड अबाउट द क्वालिटी सिस्टम इन फूड इंडस्ट्री। अगर हम फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनमें से अगर हम बात करें तो इनमें से ऑड क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ऑड है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हैसेप सर्टिफिकेशन, दैट इज हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सर्टिफिकेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि ISO 22000 2005, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 22000 क्या है, FSMS है आपका, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2005, ये रिवीजन ईयर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड IFS 1999। ऑप्शन डी कह रहा है ONGC। ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहे हैं, चलो ये सब के सब क्या है, एक टाइप से सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बॉडीज हैं जो कि अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती हैं बेसिकली। लेकिन ONGC क्या है पता है आपको, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये इंडिया में जो मिनरल ऑयल्स वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, इनको सबको यहाँ पर इनके लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाना, इसको सबको करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ONGC विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये ऑड वन है। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एंड एंटीबायोटिक्स इन फूड इफेक्ट। अगर पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज हैं, हैवी मेटल्स के रेसिड्यूज हैं और एंटीबायोटिक्स के रेसिड्यूज हैं आपके फूड में, तो ये क्या इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी है इकोनॉमिकली, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी तो आपका जो मास पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज होने के चांसेस हैं। क्लियर, इकोनॉमिकली यहाँ पर एक वर्ड जो है ये गलत लिखा हुआ है, इकोनॉमी अगर लिखा होता तो मे बी यहाँ पर बोथ वन ए एंड बी हो सकता था आंसर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, फूड सेफ्टी किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फार्म टू फोर, ऑप्शन बी कह रहा है पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन सी कह रहा है यूज ऑफ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो फूड सेफ्टी का मतलब यही होता है कि फूड डिफरेंट काइंड ऑफ हैजार्ड से सेफ रहे, चाहे उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी टाइप के हैजार्ड की अगर हम बात करें तो वो ना प्रेजेंट हो, जिससे कि हमको कोई भी डिजीज ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है फार्म टू फोर्क, यानी जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, आप अपने लैंड पे, जो क्रॉप लैंड है वहां पर आपने प्रोड्यूस किया और उसके बाद आप उसको प्रोसेस किए, प्रोसेस करके मटेरियल को ला रहे हो कंज्यूमर तक। ऑप्शन बी कह रहा है पर्सनल हाइजीन, आप खुद से पर्सनल हाइजीन रखे हो कि नहीं रखे हो, क्योंकि आपको हैंडल करना है फूड प्रोडक्ट को। ऑप्शन सी कह रहा है कि यूज ऑफ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, तो ये भी जरूरी होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी के लिए बिगेस्ट थ्रेट क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज रेसिड्यू, ऑप्शन सी इज फूड एडिटिव, ऑप्शन डी इज मशीनरी। तो देखो बिगेस्ट थ्रेट की अगर हम बात करें फूड सेफ्टी की, तो फूड सेफ्टी के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पॉइलेज होते हैं, वो होते हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया वगैरह से, इसलिए यहां पर बिगेस्ट थ्रेट क्या है, बैक्टीरिया इज द बिगेस्ट थ्रेट। ठीक है, इसी से आपके फूड स्पॉइल हो जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज होती हैं अगर ऐसे फूड को कोई भी कंज्यूम कर लेता है तो। ठीक है, बाकी के जो थ्रेट्स हैं जैसे कि रेसिड्यू का होना, फूड एडिटिव का पाया जाना, मशीनरी वगैरह, ये इतने बड़े थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट यहाँ पर बैक्टीरिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी प्राइम अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया इज, इंडिया में फूड सेफ्टी की प्राइम अथॉरिटी कौन सी है। ऑप्शन ए इज BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी बी इज FPO, दैट इज फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज ISRO, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि प्राइम अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया कौन सी है, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 0.005% इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये। ऑप्शन ए कह रहा है कि 50 ppm के बराबर होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 50 पार्ट्स पर बिलियन ppb के बराबर होता है, सी कह रहा है 0.5 ppm, डी कह रहा है 0.05
0.005 ppb। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 50 ppm। इट इज इक्वल टू 0.005%। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाय एफएसएसएआई रेगुलेशन मस्टर्ड ऑयल कैन बी ब्लेंडेड विद। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल को आप किससे ब्लेंड कर सकते हो एफएसएसएआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली? ऑप्शन ए कह रहा है कि राइस बीन ऑयल, ऑप्शन बी कह रहा है एनी अदर एडिबल ऑयल, ऑप्शन सी कह रहा है नन नो अदर एडिबल ऑयल, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर बात करें अगर हम मस्टर्ड ऑयल की, तो आप इसको किसी भी अदर ऑयल के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते हो। दैट इज नो अदर एडिबल ऑयल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिना ब्लेंडिंग के आप इसको सेल कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी ब्लेंडिंग अलाउड नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ, किस टाइप की इक्वेशन है? बेसिकली जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नॉन लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ऑप्शन बी कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी कह रहा है बाइनोमियल है, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। जब भी आप ऑयल में हाइड्रोजिनेशन कराते हो तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आप एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो? ठीक है, तो यहां पर आपसे ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉपर, ऑप्शन बी कह रहा है निकेल, ऑप्शन सी कह रहा है कैडमियम, ऑप्शन डी कह रहा है आयरन। तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज निकेल विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी ऐसी केमिकल इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड है? ऑप्शन ए देखो यहाँ पे कह रहा है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, इधर आपके प्रोडक्ट है, तो H2 और O2 इधर H2O नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर O क्या है? सिंगल है, यहाँ पर O के पास क्या है? दो है। ठीक है, तो यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, इसी वजह से ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट कह रहा है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन इधर है, लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन दो दो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H2 यानी 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है H प्लस O H2O बनाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ पर बैलेंस करना था, बेसिकली बैलेंस करी कराई रिएक्शन है, आपको बस करेक्ट है या नहीं है यही चेक करना था। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी कह रहा है व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी इज ब्लू रिवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन तो भाई सीधे सीधे रिलेटेड है, ये वीट के लिए हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था, तो ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट आ जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये फिशरीज के लिए हुआ था, ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि MS स्वामीनाथन वॉज एन इंडियन। MS स्वामीनाथन क्या थे? इंडियन क्या थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्पेस साइंटिस्ट थे, ऑप्शन सी कह रहा है फिजिसिस्ट थे, और ऑप्शन डी कह रहा है केमिस्ट थे। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है द मेजर क्रॉप्स ऑफ मेघालय आर। मेघालय की मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर, अगर आप ऑल ऑफ द अबव करते हो तब भी सही है, अगर आप ऑप्शन ए करते हो तब भी सही है। ऑप्शन ए करोगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स तीनों आएंगे। ऑप्शन सी करोगे तब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये सारे के सारे आएंगे। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हुई, अगर आप कर दोगे तो ये सबके सब आ जाएंगे इसमें। खैर अगर आपने सी किया है तो ये गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लैकेडोंग टर्मरिक इज फेमस फॉर। ये जो टर्मरिक है ये किस चीज के लिए फेमस है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हाईएस्ट 7.5% ऑफ करक्यूमिन कंटेंट, ऑप्शन बी कह रहा है हाई हीट कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी कह रहा है लो एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी कह रहा है कि लो रिडक्शन रेट। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हाईएस्ट इसमें
करक्यूमिन का कंटेंट होता है 7.4%। इट इज द हाईएस्ट करक्यूमिन कंटेंट, ठीक है। और ये पाया जाता है लेकेडोंग टर्मरिक में, ठीक है, इसीलिए ये टर्मरिक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो आपका करक्यूमिन होता है ये इंपार्ट करता है डिस्टिंक्ट फ्लेवर, डिस्टिंक्ट टेस्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट कलर ऑफ टर्मरिक, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइस इज अ, राइस क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टेपल फूड है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटीन रिच फूड है, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन रिच फूड है, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड ऐसे फूड होते हैं जो कि आप डेली कंज्यूम करते हो, तो राइस एक टाइप का स्टेपल फूड है, खास करके हम एशियंस के लिए। एशिया में राइस जो है वो जनरली रोज कंज्यूम किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ड्रोन बी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस लिए ड्रोन बी का यूज करते हैं हम लोग? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रॉप मैपिंग करने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि सॉइल एनालिसिस इरिगेशन के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पर ड्रोन बी का यूज करते हैं। बी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि क्वीन होती है, ड्रोन होती हैं, तो उनमें से ड्रोन का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं उसको पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर्स, फंगल स्पोर्स के जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से किस चीज का हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है फंजीसाइड्स का यूज करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, सी है नेमेटोसाइड्स का यूज करेंगे, और डी है एक्रीसाइड्स का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको किसको कम करना है? फंजाई को कम करना है, फंगल स्पोर्स को कम करना है, इस वजह से हमें फंजीसाइड्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द पीएच ऑफ सॉइल फॉर ऑरेंज कल्टीवेशन शुड बी। अगर आपको ऑरेंज को कल्टीवेट करना है, संतरे को कल्टीवेट करना है, तो उसके लिए आपको कितना पीएच रखना पड़ेगा अपने सॉइल का? ऑप्शन ए कह रहा है 6.5 to 7.5, ऑप्शन बी इज मोर देन 7.5, सी इज लेस देन 6.5 एंड डी इज अबव 10। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 to 7.5। यहाँ पर पीएच का रेंज होना चाहिए किसके लिए? सॉइल के लिए जिस पर आप कल्टीवेट करना चाहते हो ऑरेंज को। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल इज रेफर्ड टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल आप किसको कंसीडर करते हो? ऑप्शन ए कह रहा है एचडीएल और एलडीएल दोनों के रेशियो को, ऑप्शन बी कह रहा है एचडीएल को, ऑप्शन सी कह रहा है एलडीएल को, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कंसीडर करते हैं वो होता है आपका एचडीएल, दैट इज हाई डेंसिटी, ये होता है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक, क्योंकि ये जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनको लीवर तक ले जाने का काम करता है, और आपके जो यहाँ पर आर्टरीज वगैरह होती हैं उनमें ब्लॉकेज नहीं होने देता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये होता है एक टाइप का बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके साथ साथ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। लेकिन एचडीएल जो होता है वो होता है एक टाइप का गुड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ मस्टर्ड ऑयल बाय एफएसएसएआई रेगुलेशन इज। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि एफएसएसएआई के रेगुलेशन में सारी वैल्यूज आप नहीं याद कर सकते हो। सपोनिफिकेशन वैल्यू भी यहाँ पर सब रिमाइंड कर पाना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे 187 to 196, ऑप्शन बी कह रहा है 168 to 177, ऑप्शन सी कह रहा है नॉट मोर देन 6, ऑप्शन डी कह रहा है 58.6 to 61.7। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 168 to 177, ठीक है। तो जो सपोनिफिकेशन वैल्यूज हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, खास करके जो ज्यादा यूज में लाए जाने वाले ऑयल्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, इसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल है, इसके साथ साथ जो ऑलिव ऑयल है, इनके सबके सपोनिफिकेशन आप जरूर याद कर लेना, मे बी इन फ्यूचर अलग अलग टाइप के एग्जाम में ये पूछे जा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कॉमन फॉर्म्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड। डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉमन फॉर्म यहाँ पर क्या क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए क्लोनिंग एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन बी कह रहा है चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, ऑप्शन सी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर डीएनए टेक्नोलॉजी के कॉमन फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए क्लोनिंग एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले सबसे ज्यादा कॉमन मेथड्स हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पेक्टिनोलिटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। पेक्टिनोलिटिक यानी पेक्टिन को तोड़ने वाले, पेक्टिन को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स किससे प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी से, ऑप्शन बी कह रहा है रेडिएशन से, ऑप्शन सी कह रहा है मैकेनिकल फ्लो टेक्नोलॉजी से, ऑप्शन डी कह रहा है निकल कैटलिस्ट से। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप पेक्टिनोलिटिक एंजाइम्स का प्रोडक्शन करा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज। ग्लूकोनिक एसिड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इम्पार्ट्स अ रिफ्रेशिंग सॉर टेस्ट इन मेनी फूड आइटम्स सच एज वाइन एंड जूस। ये कह रहा है कि वाइन और जूस में ये रिफ्रेशिंग सॉर टेस्ट प्रोवाइड कराता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि चिलेटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी एज अ चिलेटिंग एजेंट, सिक्वेस्ट्रेंट की तरह ये वर्क करता है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी। ये फ्लेवर को भी इंपार्ट करेगा क्योंकि एक टाइप का एसिड है तो सॉर टेस्ट ही इंपार्ट करेगा। इसके साथ साथ ये एक्ट करता है एज अ चिलेटिंग एजेंट, यानी जो मेटल्स होते हैं उनको स्केवेंज करने का काम करता है जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उससे। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बीटी ब्रिंजल इज। बीटी ब्रिंजल क्या है। ऑप्शन ए इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, ऑप्शन बी इज नेचुरल ब्रिंजल, ऑप्शन सी इज हाइब्रिड ब्रिंजल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। यहाँ पर बीटी ब्रिंजल क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस ब्रिंजल है। इसमें क्या था कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड, उनका यूज ना करें, इसके लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बना दें जिसमें कि किसी भी टाइप का इंसेक्ट आकर के अटैक ही ना करे या कोई भी पेस्ट आकर के अटैक ही ना कर पाए। तो इसके लिए जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाया गया ब्रिंजल की, उसको हम लोग बोलते हैं बीटी ब्रिंजल। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बायो रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर BRDC मेघालय इज वर्किंग फॉर। किसके लिए काम करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी है ग्रीन इकोनॉमी, ऑप्शन सी इज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इन सारे के सारे चीजों के लिए काम करता है आपका BRDC, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दी एफिशिएंसी दैट इज एडिक्वेसी ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाय। कोई भी मिल्क अगर पास्चराइज किया गया तो उसकी एफिशिएंसी या उसकी एडिक्वेसी ऑफ पास्चराइजेशन अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉस्फेटेज टेस्ट, बी है रिंग टेस्ट, सी इज बफर टेस्ट एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज फॉस्फेटेज टेस्ट। जो फॉस्फेटेज होता है, एंजाइम होता है, ये एक टाइप का हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है। अगर आपने अच्छे से पास्चराइजेशन किया हुआ है तो आपको फॉस्फेटेज टेस्ट नेगेटिव मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव फॉस्फेटेज टेस्ट रिप्रेजेंट द एडिक्वेसी ऑफ पास्चराइजेशन। क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क किसका पुअर सोर्स होता है। ऑप्शन ए इज कैल्शियम, बी इज विटामिन सी इज विटामिन बी एंड डी इज विटामिन डी। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज विटामिन सी। मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी एंड आयरन। ये चीज आप याद रखना, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको बार बार रिमाइंड कराए जाते हैं और ये बार बार पूछे भी जा रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेन कंपोजिशन ऑफ सिंथेटिक मिल्क इज। जब भी सिंथेटिक मिल्क बनाता है कोई भी वेंडर सेल करने के लिए ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो सके, तो उसमें मेन उसका कंपोजिशन क्या रखता है वो। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाटर, डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल एंड यूरिया, ऑप्शन बी है वाटर, प्रोटीन एंड फैट, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज वाटर, डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल एंड यूरिया। इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके वो वेंडर क्या करता है कि एक सिंथेटिक मिल्क बना लेता है और उसको सेल कर देता है जाकर के मार्केट में। ठीक है, जो कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है और इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लैक्टोज इज। लैक्टोज क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मिल्क शुगर होता है, बी है मोनोसेक्राइड, सी है पॉलीसेक्राइड और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मिल्क शुगर। और लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये होता है एक टाइप का डाइसैक्राइड। ठीक है, डाइसैक्राइड होता है जो कि मिलकर के बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द फूड कंपोनेंट दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन द हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी आर नोन एज। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अच्छी हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टार्च, ऑप्शन बी इज न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी इज विटामिन, ऑप्शन डी इज स्कर्वी। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट की प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। फूड कंपोनेंट जो कि एसेंशियल होते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हमारे ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द फीडिंग इंटेंसिटी ऑफ फिश डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू। जो फीडिंग इंटेंसिटी होती है किसी भी फिश की, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स को। अब ये गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वेट ऑफ द स्टमक कंटेंट अपॉन वेट ऑफ द फिश इनटू 100। ऑप्शन बी कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फिश। ऑप्शन सी कह रहा है वेट लॉस बाई फिश। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टमक कंटेंट अपॉन वेट ऑफ द फिश इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिश प्रोसेसिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फिश ऑयल इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। फिश ऑयल किसका सबसे अच्छा सोर्स होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि विटामिन सी, ऑप्शन बी इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन सी इज कैल्शियम, ऑप्शन डी इज आयरन। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश ऑयल आते हैं मार्केट में ऑलरेडी जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। विटामिन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो विटामिन डी के भी अच्छे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर। फॉर्मेल्डिहाइड को हम कहां पर यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन? ऑप्शन ए कह रहा है एडिबल फिश, ऑप्शन बी कह रहा है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी, ऑप्शन सी है मीट, ऑप्शन डी है मिल्क। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आप बचपन से जानते हो कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो कि आपके लैब में रखे होते हैं उसमें फॉर्मेल्डिहाइड में फिल करके रखे जाते हैं ताकि वो स्पॉइल ना कर जाएं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एडिबल फिश में और अगर हम बात करें मिल्क में, तो कुछ फिशरमेन्स होते हैं और कुछ मिल्कमेन्स होते हैं जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर लेते हैं, बट ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। यूज इसलिए कर लेते हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो क्योंकि पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट हैं, लेकिन एफएसएसएआई ने इसे कंप्लीटली प्रोहिबिट कर रखा है और इसकी एक लिमिट, परमिसिबल लिमिट जो है, जो कि रेसिड्यू के फॉर्म में आती है, उसको रख रखा है एफएसएसएआई ने रेगुलेशंस में अपने, ठीक है। तो अलाउ नहीं किया है बिल्कुल भी। ये वही चीज है जो कि स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साइंटिस्ट ग्रुप्ड फिश इनटू। साइंटिस्ट ने फिश को कितने ग्रुप में रखा? यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि 4 मेन टाइप में, बी कह रहा है 3 मेन टाइप, सी कह रहा है 2 मेन टाइप और डी कह रहा है 5 मेन टाइप। तो देखो साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिवाइड किया फिश को बेसिकली 3 टाइप में। पहला इन्होंने रखा एग नेथा, ठीक है, ठीक है। दूसरा इन्होंने रखा कॉन्ड्रिक्थिस और तीसरा इन्होंने रखा ऑस्टिकथिस। स्पेलिंग में मे बी एरर हो सकता है, आप लोग देख लेना। एग नेथा का मतलब होता है विदाउट जॉज, ठीक है, बिना जॉ के जो फिश होती हैं उनको एग नेथा में रखा। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है जो कि आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं आपकी, उनको रखा इन्होंने कॉन्ड्रिक्थिस में। ऑस्टिकथिस में इन्होंने रखा जो बोनी फिशेज होती हैं उनको, ठीक है। तो यही यहाँ पर 3 टाइप का क्लासिफिकेशन था, इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामसार साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज। रामसार साइट्स जो होती हैं वो एक टाइप की वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे लगभग साल के 12 महीने पानी जरूर रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रामसार साइट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि दीपोर बील इन असम, ऑप्शन बी है लोकतक लेक इन मणिपुर, ऑप्शन सी इज रुद्र सागर लेक इन त्रिपुरा, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी आपने ऊपर देखे सबके सब रामसार साइट्स हैं जो कि एक टाइप के वेटलैंड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सिंगल फूड प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी सिंगल फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? ऑप्शन ए कह रहा है कि बैच प्रोडक्शन बोलोगे, ऑप्शन बी कह रहा है मास प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है वन ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बैच प्रोडक्शन।
अगर आप किसी भी एक सिंगल फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए आप बैच प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल में लाते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु डेवलप्ड फ्रोजन फूड इन 1929। 1929 में फ्रोजन फूड को किसने डेवलप किया सबसे पहले? ऑप्शन ए है क्लियरेंस सीडॉर्फ, ऑप्शन बी है क्लियरेंस बर्ड्स आई, ऑप्शन सी है निकोलस एपर्ट, ऑप्शन डी है निकोलस एनेल्का। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस बर्ड्स आई। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट के नेम्स हैं। क्लियर? निकोलस एपर्ट आपको पता ही होगा कि कैनिंग के फादर कहे जाते हैं, इन्वेंटर ऑफ एपर्टाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स कैलोरीज। कैलोरी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज में लाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी इज ओडोमीटर, ऑप्शन डी इज कैलोरीमीटर। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरीमीटर। बैरोमीटर को यूजुअली हम यूज में लाते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ओडोमीटर को स्पीड मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है, और कैलोरीमीटर जो होता है इसको हम कैलोरीज को मेजर करते हैं। बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर आपने पढ़ा होगा, ये एक टाइप का कैलोरीमीटर है जो कि कैलोरीज को मेजर करता है कि किस फूड प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज एमएपी स्टैंड्स फॉर। एमएपी का मतलब क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ऑप्शन बी इज मिक्स्ड एडिशनल पैकेजिंग, ऑप्शन सी इज माइल्ड एयर पैकेजिंग, ऑप्शन डी इज मदर्स एप्पल पाई। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास्चराइज मिल्क एट 72 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो 172 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर अगर आप पास्चराइजेशन करना चाहते हो तो कितने देर तक आपको यहाँ पर टाइम रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि 16 सेकेंड्स, बी है 16 मिनट, सी इज 16 आवर्स एंड डी इज 16 डेज। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16 सेकेंड्स तक आपको 72 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। और आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो HTST मेथड, दैट इज हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माइट रिमूव। अगर आप रिपीटेड वॉशिंग करा रहे हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो इनमें से क्या रिमूव होने के चांसेस हैं? ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है, तो भैया देखो जो फ्रूट और वेजिटेबल होती है उसके ऊपर की जो पील होती है वो जनरली वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, आप उसको अगेन एंड अगेन वॉश करोगे तो उससे कोई विटामिन या मिनरल का लॉस नहीं होगा। हाँ, यहां पर रिपीटेड वॉशिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर लिख देता, ठीक है, यानी कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आप रिपीटेड वॉशिंग अगर करा रहे हो तो उसके लिए फिर आपका विटामिन एंड मिनरल्स का ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि ज्यादातर वाटर सॉल्युबल विटामिन यहां पर लॉस हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर इसने कट नहीं लिख रखा है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट आर। बैलेंस्ड डाइट के कंपोनेंट इनमें से क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ऑप्शन बी इज ट्रांस फैट, प्रोटीन एंड शुगर, ऑप्शन सी इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब के सब मिल करके एक बैलेंस डाइट यहां पर बनाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ओबेसिटी अकर्स। ओबेसिटी कब होती है? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि व्हेन पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स इज 25 और अबव, बी कह रहा है बाय डूइंग टू मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सी कह रहा है ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर ओबेसिटी की अगर हम बात करें बीएमआई के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाली जो बीएमआई थी ओल्डर बीएमआई, ठीक है, ओल्डर बीएमआई के अकॉर्डिंगली यहां पर मोर देन और इक्वल टू 30 जब किसी का बीएमआई रहता था तो उसको रखा जाता था ओबेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू गाइडलाइन आई है, ठीक है, न्यू बीएमआई के अकॉर्डिंगली, न्यू बीएमआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसको आईसीएमआर पब्लिश करता है, इसके अकॉर्डिंगली मोर देन और इक्वल टू 25 ये लोग आते हैं ओबेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये। ठीक है, अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है या 25 के बराबर है तब आप ओबेस्ट की कैटेगरी में आते हो। क्लियर?
इसके साथ साथ अगर आपका 18.5 से लेकर के 22.9 तक है तो आप क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है। और 22.9 से लेकर के 25 के बीच में है तो आप क्या हो, ओवरवेट हो। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में देनी है। ये नई वाली जो गाइडलाइन आई है बीएमआई की, उसके अकॉर्डिंगली सही आंसर माना जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज व्हेन पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स इज 25 और अबव, तब उसको ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर है? पुरानी वाली बीएमआई के अकॉर्डिंगली ये 30 के बाद हुआ करता था। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए इज एनीमिया, बी इज रिकेट्स, सी इज नाइट ब्लाइंडनेस, डी इज पेलेग्रा। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज एनीमिया। ठीक है, रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है, आगे इसी के साथ सी की अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। और पेलेग्रा होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन, दैट इज विटामिन बी3। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है फोर्टिफाइड राइस इन इंडिया इज फोर्टिफाइड विद। इंडिया में जो फोर्टिफाइड राइस होता है उसको किससे फोर्टिफाई करा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है आयोडीन, विटामिन ए एंड विटामिन बी। ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम, विटामिन सी एंड विटामिन के। सी कह रहा है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी12। और डी कह रहा है कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी12। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द साइंस मोस्ट एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोन फॉर फूड और ब्यूटिफिकेशन इज। जब भी आप किसी प्लांट को ग्रो करते हो फूड के लिए या ब्यूटिफिकेशन पर्पज के लिए, तो ऐसी साइंस को आप क्या बोलते हो? ऑप्शन ए कह रहा है एग्रोनॉमी, बी इज फॉरेस्ट्री, सी इज हॉर्टिकल्चर एंड डी इज फिजिक्स। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज हॉर्टिकल्चर। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन से ऐसे सॉइल पार्टिकल्स हैं जो कि सबसे छोटे होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है क्ले, ऑप्शन बी इज रॉक, ऑप्शन सी इज सैंड एंड ऑप्शन डी इज सिल्ट। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज क्ले इज द सॉइल दैट हैज स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द स्टैंडर्ड फॉर आयोडीन कंटेंट ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एट कंज्यूमर लेवल इज। जब भी आप आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करते हो तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? बेसिकली बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन होना चाहिए उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 15 to 30 ppm, ऑप्शन बी कह रहा है 10 ppm, ऑप्शन सी कह रहा है 120 ppm, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 15 to 30 ppm वहां पर आयोडीन का कंसेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेम्परेचर इज अ फैक्टर ऑफ। टेम्परेचर किसका फैक्टर होता है? ऑप्शन ए कह रहा है फॉरेस्ट, बी है विंड, सी है क्लाइमेट और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लाइमेट का फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दैट इज MIDH इज अ। ये जो स्कीम है ये कैसी स्कीम है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ऑप्शन सी कह रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर ये स्कीम आई थी। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर की हुई ये स्कीम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर पूछ रहा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006 रिसीव्ड द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन। यानी FSSA 2006 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक्सेंट कब यहां पर प्राप्त करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 26 ऑफ जनवरी 2006, ऑप्शन बी इज 15 अगस्त 2006, ऑप्शन सी इज 23 ऑफ अगस्त 2006, ऑप्शन डी इज 28 ऑफ द February 2007। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 ऑफ अगस्त 2006। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टॉलरेंस लिमिट इन केस ऑफ पेस्टिसाइड फॉर विच MRL हैव नॉट बीन फिक्स्ड इज टू बी कंसीडर्ड एज। ठीक है, तो देखो मिनिमम रेसिजुअल लिमिट जो होती है अगर किसी भी पेस्टिसाइड की यहां पर नहीं बताई गई है, ठीक है, मतलब किसी एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसका कि मिनिमम रेसिजुअल लिमिट जो है वो नहीं बताया गया है, तो वहां पर इसका मिनिमम रेसिजुअल लिमिट कितना होना चाहिए इस केस में? ऑप्शन ए कह रहा है कि 0.01 mg पर केजी होना चाहिए, बी कह रहा है 0.001 mg पर केजी होना चाहिए, सी कह रहा है 0.001 ppm होना चाहिए और डी कह रहा है 0.001 ppp होना चाहिए। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज 0.01 mg पर kg इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे पेस्टिसाइड की जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि उसमें कितनी टॉलरेंस लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि द फैटी एसिड प्रोफाइल ऑफ वेजिटेबल ऑयल कैन बी डिटरमाइंड बाई। किसी भी वेजिटेबल ऑयल की फैटी एसिड प्रोफाइल को डिटरमाइन करना है तो आप किस इक्विपमेंट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो। ऑप्शन ए कह रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी विद एफआईडी डिटेक्टर, बी कह रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी विद ईसीडी डिटेक्टर, सी कह रहा है आईसीपीएमएस, डी कह रहा है इलेक्ट्रोमीटर। तो देखो यहाँ पर करते तो जीसी सही है, गैस क्रोमेटोग्राफी सही, बट दो ऑप्शंस आपके सामने। एफआईडी का मतलब होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ठीक है, और ईसीडी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी विद एफआईडी डिटेक्टर, यानी फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर के थ्रू यहां पर आप इसको यूज में लोगे और इससे वेजिटेबल ऑयल का जो फैटी एसिड प्रोफाइल है उसको निकालने का काम करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 अ परचेजर में एनालाइज द फूड सैंपल बाय द फूड एनालिस्ट। किसी भी परचेजर को अपना फूड सैंपल एनालाइज करवाना है तो किस एक्ट के थ्रू वो करा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है सेक्शन 40 के थ्रू, ऑप्शन बी है सेक्शन 94, सी है 95 और डी है सेक्शन 101। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज सेक्शन 40 के थ्रू वो इस सैंपल को एनालाइज करा सकता है फूड एनालिस्ट के द्वारा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। यहां पर आपसे बोल रहा है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL ये फॉलो करता है किसकी गाइडलाइन को। ऑप्शन ए कह रहा है कि ISO IEC 17025 2017 की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, बी कह रहा है कि BIS की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, ठीक है, सी कह रहा है कि FSSAI की गाइडलाइन को फॉलो करेगा और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ISO IEC 17025 2017। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका पेपर का डिस्कशन का वीडियो जिसमें हम लोगों ने मेघालय फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछे गए टेक्निकल पार्ट को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।